नहीं सर। नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, एफ और जी सेक्शन डिस्कस नहीं हुआ, एक्सरसाइज 2 में भी हमारे पास डिस्कशन नहीं हुआ है। ओके, तो हम लोग होमवर्क डिस्कशन से ही चालू करते हैं हमारा काम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एफ। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एफ में बोलो। जल्दी से बताओ जो जो डाउट है। F2 का D। F2 का D। और बताएं, और कोई डाउट है? पहले सारे डाउट लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। F2 का D, देन F1 का I। F1 का I। और बोलिए, दो ही क्वेश्चन है, F1 और F2 है ना। और कोई डाउट है F1 F2 में? F1 का D। F1 का D या B? क्या बोल रहा है, B फॉर बॉय या D फॉर डॉग? D फॉर डॉग। D फॉर डॉग, ठीक है। और कुछ है? कौन सा? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? ए बोल रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलिए और कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं F1 के ए से स्टार्ट करते हैं। F1 के ए में क्या बोला है? के है पोटेशियम CO, फिर C2O4 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस दिस। अब देखो, इस तरह के कंपाउंड, ये एक तरह से सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। सॉल्ट कैसा कि K प्लस और इस स्क्वायर ब्रैकेट पर माइनस। ऐसा सॉल्ट जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। हमारे पास 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर भी है इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर ही पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में। तो एक्चुअल में ये सॉल्ट है जो कि ऐसा होगा, है ना, C2O4 होल ट्वाइस ऐसा और NH3। अब देखो, इसमें क्या करना होता है, हमें कुछ चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर डायरेक्टली याद होगा तो डायरेक्ट अच्छा होगा। जैसे NH3 के ऊपर ओवरऑल चार्ज हमेशा क्या रहता है? 0। ये हम याद रख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे हमारे पास होता है C2O4, इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। काफी पॉपुलर है, पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह आएगा, तो डायरेक्ट मैंने बता दिया है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट याद रख ले। C2O4 पर 2 माइनस का ही चार्ज होता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा ऑक्सलेट आयन है। चलिए, ओवरऑल पर 2 माइनस का चार्ज होता है। तो देखो, अब मान लो कोबाल्ट का हमको निकालना है, तो कोबाल्ट का एक्स मान लिया, प्लस 2 ऑक्सलेट थे, एक पर -2, प्लस 2 अमोनिया थे, एक पर 0, ओवरऑल -1 के इक्वल। तो x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3। क्लियर है? बोलो। सर ऐसे कितने याद करने रख के करना पड़ेगा? यार देखो, अब इनकी कोई गिनती तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये लिमिटलेस है, एंडलेस है, इनफाइनाइट है। अगर सारे मिला भी दो ना तो मैक्स टू मैक्स 50 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, है ना। और याद कर, बहुत मुश्किल नहीं है, सभी को याद हो जाते हैं, मतलब हर बच्चे को याद हो जाते हैं, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा डी यस वाला। सर। डी वाले में भी क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है। जनरली क्या होता है कि 11th में बच्चों को है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ही दिक्कत आती है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसा है? ये ऐसा है 2Na प्लस प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट और ओवरऑल पर 2 माइनस। 2 माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि प्लस में 2 था, 2 Na थे प्लस में। अब देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट पर ओवरऑल 2 माइनस का चार्ज, इसमें कौन है? ये आयरन है, CN5 है और NO पर प्लस है ना। अब देखो, मुझे पता है NO के ऊपर तो चार्ज कितना लिखा है? +1, ठीक है। CN के ऊपर चार्ज कितना होता है? किसी को पता है CN किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है?
अच्छा तुमको अभी बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, उससे पता चल जाएगा, मैं तुम्हें बता भी दूंगा बाद में, या फिर बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे BIN करके, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। उसमें सारी बातें मैं एक साथ लिखवा दूंगा, किसके ऊपर क्या चार्ज आता है। जो CN होता है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -1 का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड आयन। नाम सुना है साइनाइड आयन का? हाँ सर। Yes, sir. CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है साइनाइड आयन। अब देखो आयरन पे X मान लिया, प्लस 5 साइनाइड आयन थे, एक पर -1, प्लस एक NO था, एक पर +1, ओवरऑल इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व किया तो X का वैल्यू क्या आया, क्या आएगा ये, प्लस में 4, ऐसा नहीं, सॉरी ओवरऑल 0 नहीं है ना, ओवरऑल तो 2 माइनस के इक्वल है, 4 - 2 तो कितना आएगा, +2। समझ गए? बोलो। Yes, sir. आई भी पूछा है किसी ने, F1 का आई जिसने पूछा है उसने शायद क्लास नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े। क्या मैंने ये वाला, ये मैंने क्लास नोट्स में करवाया था? बोलो, करवाया था या नहीं? FE 0.930। यस सर। हाँ सर करवाया। मैंने शायद नोट्स डिलीट कर दिए हैं, नहीं करे, ये देखो ये क्लास नोट्स में देखो, ये रहा 14 नंबर पे मैंने करवाया था FE 0.930। ठीक है, बट मैं वापस से बता देता हूँ, हो सकता है कभी कभी किसी बच्चे को समझ नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, आयरन का X मान लेता हूँ, टोटल आयरन कितने हैं 0.93, प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू कितना आएगा, प्लस में 200/93, यही आएगा क्या? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, F1 हमने कर लिया। अब बात करते हैं F2 के D की। F2 का D क्या कहना चाह रहा है? सर जी वाला। जी वाला, जी भी सर जी भी भी बता है। दूं? ठीक है, जी भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जी वाला भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मैंने तुम्हें बताया था 11th में जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत भयानक सा फार्मूला होता है दिखने में, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ये सब चीजें तुम देखने के आदी हो जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैसेज किया है आकांक्षा ने जी, यहाँ पर मैसेज ना करो क्योंकि मैं ना चैट देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये चीज तुम्हें भी दिख रही होगी स्क्रीन पे। इधर आके चैट देखना मुश्किल होता है, ना ही मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, तो जो भी डाउट हो मुझे डायरेक्टली बोल दें। ठीक है, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये गरिमा +2 और यादव दो दो है। क्या करें, अब दो दो है तो बताओ कहाँ है, कौन सी गरिमा यादव? एक लेफ्ट करके चला गया, बताओ, खतरनाक लोग है यार। हाँ अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, डिसोसिएट होगा तो सल्फेट पे 2 माइनस है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट पे ऑब्वियसली 2 प्लस आया होगा। ठीक है, 2 प्लस इसके ऊपर आया होगा। अब देखो क्या है इसमें, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कैटाइनिक वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं हमेशा, 12th में पढ़ेंगे डिटेल्ड में काफी। अब H2O के ऊपर ओवरऑल तुमने क्या चार्ज पढ़ा है अभी तक? इतना लाइफ हो गया तुम्हारा, H2O के ऊपर तुमने क्या चार्ज पढ़ा है? 0। और NO प्लस तो हमें दे ही रखा है, NO प्लस तो +1 चार्ज है। अब देखो आयरन का X मान लो, एक NO है उस पर +1 का चार्ज है, 5 H2O उस पर 0 चार्ज है, ओवरऑल Yes, sir. ओके। F2 का D भी डाउट पूछा है। F2 के D में बोला है हमें आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडेंट कौन होते हैं और रिडक्टेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडेंट का मतलब होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो सामने, उनके सामने कोई भी आएगा उसको क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, उनके सामने जो भी आएगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे।
और रिडक्टेंट का मतलब क्या है, उसके सामने जो भी आएगा उसको रिड्यूस कर देगा, वो रिडक्टेंट होगा। तो देखो डी में क्या बोला है, डी हमको दिया है Na2HASO3 प्लस KBrO3 प्लस HCl, है ना, गिव्स क्या है, NaCl प्लस KBr प्लस H3ASO4। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या है, आर्सेनिक है ना, अभी किस फॉर्म में रहेगा, देखो इसको देखते हैं हम लोग, ये किस फॉर्म में रहेगा, ये 2Na प्लस और HASO3 2 माइनस की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि Na प्लस पर 2 था तो ऑब्वियसली इस पर 2 माइनस चार्ज आएगा। ऐसे इसको देखें तो ये K प्लस और BrO3 माइनस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और HCl को देखें तो ये H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में रहने वाला है। ऐसे ही हम लोग आगे इनको देखते हैं, इनमें देखो ये क्या है, ये Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, ये K प्लस और Br माइनस की फॉर्म में है, ये H प्लस और ASO3 3 माइनस की फॉर्म में है ना। H प्लस, ये इमरान खान हमारी क्लास में है क्या कोई? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब देखो इसमें हम कैसे पता लगाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं तो हो रहा है ना। H3ASO4 का आपने कैसे लिखा? ऑब्वियसली ये 3 माइनस इसलिए होगा क्योंकि 3H प्लस है ना, हाइड्रोजन 3 है तो 3H प्लस है, तो ASO4 3 माइनस ही होगा वो, समझा? सर उसको बोलते क्या है लेकिन? इसको क्या बोलते हैं, ये एक एसिड होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करें, है ना। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है ना। ठीक है, अब है ना देखो हम लोग देख रहे हैं कि अगर AS इसके अंदर है ना, इसके अंदर आर्सेनिक का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो हाइड्रोजन का +1, आर्सेनिक का X मान लिया, तीन ऑक्सीजन है उनका -6, ओवरऑल 2 माइनस, है ना। तो X का वैल्यू यहां से क्या आएगा, ये आएगा +4 +3 +3 आ रहा है, बोलो। यस सर। यस हाँ सर। सर। अब ASO4 3 माइनस में निकालो, आर्सेनिक X मान लिया, 4 ऑक्सीजन का -8, ओवरऑल 3 माइनस के इक्वल, तो X का वैल्यू आ गया +5। तो यहाँ पर आर्सेनिक था +3 में, यहाँ पर आर्सेनिक आ गया +5 में। तो आर्सेनिक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया या रिड्यूस किया? ऑक्सीडाइज। अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, तो सामने वाले को क्या करेगा, ये रिड्यूस। रिड्यूस करेगा, मतलब दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट। क्लियर हुआ? हाँ बोलो। सर। सर अच्छे से नहीं चलिए समझा। अब इसमें क्या बताएं भाई, बताओ क्या नहीं समझा। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया, कैसे मैंने हाँ निकाले। सर। अब आर्सेनिक खुद को +3 से +5 में भेज रहा है, मतलब आर्सेनिक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यही हो रहा होगा। यस सर। तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जब खुद ऑक्सीडाइज होता है तो अपने सामने वाले को हमेशा रिड्यूस करता है ना। तो अपने सामने वाले को उसने रिड्यूस किया, तो उसको रिड्यूस किया मतलब ये रिड्यूस कर रहा है लोगों को, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिडक्टेंट है। यस सर समझा। अब देखो BrO3 माइनस में ब्रोमीन मान लो X है, ये -6 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर X आ गया +5, मतलब BrO3 माइनस में ब्रोमीन +5 में, और यहाँ पर ऑलरेडी Br -1 में है। तो Br देखो +5 से -1 में गया, मतलब खुद को क्या करा इसने, रिड्यूस, खुद को रिड्यूस किया, तो सामने वाले को क्या करेगा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज। क्या करेगा बताए, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ये यश है, हम अपनी ही क्लास में है ना शायद। हाँ सर। ठीक है, इतना लेट आते हैं लोग, पता नहीं। अब सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अगर मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KBrO3 को मैं क्या बोलूंगा, KBrO3 को मैं बोलूंगा ऑक्सीडेंट। फंडा क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। चलिए
तो ये ऑक्सीडेंट है, और जो मेरा H3 वाला था Na2ASO3 वो क्या था मेरा, वो मेरा रिडक्टेंट था। चलिए, मतलब हमने एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन F डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन G पर चलते हैं। सेक्शन G, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन G, इसमें बताएं। G1 का C और E। G1 का C और E, इसके अलावा G1 का C और E, और G का और भी D भी, और कोई डाउट है? G2 का BE। G2 का B और E, D भी सर। D भी। अब देखो G1 के अंदर सी, मैं देखो है ना बहुत ब्रीफ में बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप को लिख नहीं सकता। टोटल 6 बैलेंसिंग तुमने डाउट पूछ ली। सबसे पहला क्या है, राइट बैलेंस नेट आयनिक इक्वेशन द फॉलोइंग इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, सी देखो, सी में क्या देखा है, ClO3 माइनस था, वो ClO3 माइनस Cl माइनस में जा रहा नेट है ना। आयोनिक इक्वेशन मतलब नेट आयनिक इक्वेशन का मतलब फाइनल जो बैलेंस होने के बाद इक्वेशन बची है वो लिख दो। ओके सर। AS2S3 है, वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है, अच्छा ये दो में जा रहा है, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। वो H2AsO4 माइनस में भी जा रहा है, और AS2S3HSO4 माइनस में भी जा रहा है ना। इसके अंदर तो देखो आर्सेनिक का कुछ ना कुछ हुआ है, इसके अंदर सल्फर का कुछ ना कुछ हुआ है, तो दोनों को अलग अलग मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो टोटल 3 रिएक्शन मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सभी को हमें कंसीडर करना है, तो इन तीनों रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इनको एक साथ ही बैलेंस कर दूंगा। पहले तो मैंने अलग अलग रिएक्शन लिख दो कि कौन किस में जा रहा है। तो ऐसा था, AS2S3 किस में जा रहा था, AS2S3 एक तो H2AsO4 माइनस में जा रहा था, और एक AS2S3 किस में जा रहा था, HSO4 माइनस में। तो देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, हम लोग क्या करें, हम लोग है ना अलग अलग कर लें इनको, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर सल्फर को कैसे बैलेंस करेंगे, और नहीं उनको भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। सबसे सही कहानी क्या है, इसको 2 रिएक्शन को हटाओ, इसको एक ही में ही लिख दो, साथ में HSO4 माइनस भी लिख दो। ठीक है, क्लियर है? 2 अलग अलग रिएक्शन लिख दिया मैंने, बोलो। यस सर। अब पहले वाली रिएक्शन को देखो बैलेंस करता हूं। क्लोरीन बैलेंस है यस, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 6H+। इतना क्लियर आता है, समझ आता है इतना? हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं, क्या चार्ज बैलेंस हो गया? बोलो। हाँ हाँ सर। चलिए, हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया है। अब इधर देखो, आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाया, और सल्फर को बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगाया। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? C वाला एक है, अरे सेकंड जो रुको, सर ने जो भेजा ना वो उसमें वो का C है और हमारे इसमें का D है। ओके ओके। एक सेकंड रुको। चलिए, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यार, एक तो मैसेज भी करते हैं मुझे, एंटर करो ये करो। हाँ, G1 का C दिख रहा है, क्वेश्चन कौन सा है समझ आ गया? हाँ सर हाँ सर। मैंने आर्सेनिक को बैलेंस कर लिया इधर 2 लगाकर, सल्फर को बैलेंस कर लिया उधर 3 लगाकर, सल्फर आर्सेनिक बैलेंस है। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, इधर ऑक्सीजन है 8 प्लस 3 इंटू 4 12, मतलब 20 हो गया ना, ऑक्सीजन 20 हो गया राइट हैंड साइड में। यस सर। तो 20H2O, ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 20H2O। ठीक है, अब इधर H+ को बैलेंस करना है,
H प्लस को बैलेंस करना है। H प्लस बैलेंस करने के लिए कितने H प्लस लगाऊंगा, बैलेंस करके बताओ मुझे। 4 + 3 7, इधर है 40। बैलेंस हो गया क्या? हाँ सर। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स बताओ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन लगाने चाहिए? 28। 28 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? बोलो, बताओ यार। सर राइट हैंड साइड में लगेगा। राइट हैंड साइड में क्यों लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो लगेगा। चार्ज को बैलेंस करके तो देखो। ओ हो, सही बात है, सही बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग इधर लगाएंगे 28 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ बोलो। सर। चलिए, अब इन दोनों को ऐड करके बैलेंस करके लिख सकते हो या और बताऊं, कर लोगे? बोलो। तो बता दो। नहीं बताऊंगा। इन दोनों को ऐड करना, अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके ऐड करके नहीं लिख सकते तो फिर मुश्किल है फिर तुम्हारा पढ़ना। हाँ सर सुनता हूँ। ई में क्या बोला है? ई में बोला है, देखो HSO4 माइनस था, वो किस में कन्वर्ट हुआ है? उसमें देखो सल्फर था, सल्फर गया है PbSO4 में, है ना। प्लस इसके साथ है ना Pb3O4 को भी साथ में ले लो, क्योंकि इसमें PbSO4 में Pb भी आ रहा है और सल्फर भी आ रहा है, तो HSO4 माइनस और Pb3O4 दोनों ही PbSO4 में जा रहे हैं, तो एक साथ लिख सकते हैं इनको। बोलो। यस सर। और एक रिएक्शन अलग लिख लो, आर्सेनिक का 4 है, वो H2SO4 में जा रहा है। अब देखो बैलेंस करना है। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, लेड 3 था तो 3 लेड यहां लगा दिया। अब सल्फर 3 हुआ तो यहां पर सल्फर 3 लगा दिया। क्या लेड और सल्फर बैलेंस हो गए? बोलो। लेड और सल्फर बैलेंस है। हाँ सर। अब हमें किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर मैं 4H2O लिखता हूं। अब मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं सर। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? नहीं हाँ है। हाँ सर। बैलेंस है शायद। हाँ सर है। अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5H+ लिखता हूं। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? यस सर। चलिए, अब चार्ज बैलेंस करना है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा शायद। चार्ज देखो बैलेंस है। सर वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? इधर 5H+, तो प्लस में 5, इधर 3 माइनस में 3, ये 3 था, तो टोटल चार्ज है प्लस में 2, तो 2 माइनस और ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज 0 करना था। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी तो चार्ज 0 है ना। यस सर। बट सर वो -3 कैसे आया? वो तो 3 है ना सिर्फ। पर 3 माइनस में इसलिए है क्योंकि 3 जिस पर लगा है वो उसके ऊपर -1 का चार्ज है। अच्छा हाँ सर हाँ। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 लिखूंगा सबसे पहले, तो क्योंकि मुझे आर्सेनिक को बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने लिखा 4, आर्सेनिक बैलेंस हो गया, यस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर लिखा 16H2O। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? यस सर। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इधर आएगा 4 × 2 8, और इधर हुआ 32, तो क्या लिखूंगा? 24H+। देखो एक बार बैलेंस है क्या, बताओ। चलिए, प्लस में इधर 20 इलेक्ट्रॉन कर दूं चार्ज बैलेंस करने के लिए। 20 क्यों? देखो शायद 20 सही किया होगा मैंने, नहीं समझ आ रहा 20 क्यों किया? हाँ सर समझा। हाँ सर, वो zero 24 करने - 4। हाँ देखो ना, माइनस में 4 है, प्लस में 24 है, माइनस में 20 कर दिया तो ओवरऑल 0 हुआ, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी ओवरऑल 0 था। हाँ सर समझा।
अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, खत्म हो गई बैलेंसिंग। सीई फिर डी भी बतानी है। अब डी में देखो को भी मैं बता देता हूँ, हो गया डी वाला। हो जाएगा हो डी गया। वाला, ठीक है। चलिए डी वाला कर लोगे, अच्छी बात है। इसके बाद एफ जी टू में बीईडी, बीईडी बताना है, तो जी टू में सबसे पहले बी। तो देखो बैलेंसिंग बेसिक में करो चाहे एसिडिक में करो, बराबर ही बात है। मैंने तुम्हें ऐसा ही सिखाया, पहले एसिडिक में कर दो, फिर दोनों तरफ OH माइनस ऐड करके बेसिक में कर दो। तो बी वाला देखो मैं बता देता हूँ, बी वाला थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो बी में क्या होता है, बी में ऐसा लिखा है, एल्यूमिनियम था वो किस में जा रहा है, AlOH होल 4 माइनस में, है ना, ऐसे जा रहा है। और जो BiONO3 था वो Bi में भी जा रहा है और NH3 में भी जा रहा है। दोनों को लिखो क्योंकि Bi भी है और N भी है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। चलिए अब इनको बैलेंस कर दो, सिंपल। एल्यूमिनियम बैलेंस है, हाँ है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 4H2, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर H+ लगाएंगे 4H+। क्या हमारा काम हो गया है? सही किया है मैंने? बोलो। 8H+ आना। 8H+ आएगा क्या? क्यों? इधर तो देखो ना, इधर 8 है, इधर 4 ऑलरेडी है, तो इधर 4 ही तो हाँ लिखेंगे। सर, समझा समझा। ठीक है। अब बिस्मिथ बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाँ है। ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो इधर मैं 4H2O लिख दूं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। यस सर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो इधर आएगा 3 और 8 11, इधर 0 है तो 11H+ बैलेंस है। यस सर। चार्ज बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन। सही है, चार्ज बैलेंस हो गया 3 इलेक्ट्रॉन लिखने के साथ ही। यस सर। हाँ सर। यहाँ पर चार्ज बैलेंस करने के लिए 11 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लो, फिर जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें जितने H+ है उतने ही बोथ साइड में OH- ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे? हाँ सर। ई भी मैं बता देता हूँ। ई में देखो क्या करना है, ई में ऐसा करना है, हमारे को कॉम्प्लेक्स दिया है कॉपर NH3 होल 4 2+ है ना। अब देखो वो किस में जा रहा है, उसमें कॉपर को ढूंढो, वो कॉपर में भी जा रहा है और NH3 में भी जा रहा है, ठीक है। फिर एक है हमारे पास S2O4 2-, वो किस में जा रहा है, वो SO3 2- में। अब देखो पहला वाला जो ऊपर वाला है ना वो तो पूरा ही बैलेंस है, बस उसमें हमें एक ही चीज करनी है। देखो यहाँ पर 4 लिख दो और इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, क्या बैलेंस हो गया? फर्स्ट वाला रिएक्शन बैलेंस है। चलिए अच्छी बात है, पहला वाला रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया। सेकंड वाला बैलेंस करने के लिए पहले तो इधर 2 लगाऊंगा क्योंकि मुझे पहले सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या सल्फर बैलेंस है? बोलो। हाँ सर। यस। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 2H2O लिखा, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 4H+ लिखा। यहां तक समझ आती है? यस सर। हाँ सर। चलिए अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में। राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं सॉरी, हाँ 2 ही सही है। 2 आएगा ना, 4 क्यों आएगा? 4 आएगा ना, मतलब वहाँ पे भी -2 का चार्ज है ना। -2 और यहाँ पे +2 है। +2 कहा, 2 इंटू -2 -4 और +4 अच्छा। 0 हो गया। बोलो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा। हाँ सर, समझा। दोनों को ऐड कर लो, फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस कर देना, हो जाएगा। चलिए इसके बाद डी वाला, यार डी वाला अब तो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, मैंने इतने सारे बता दिए। डी वाला कर लोगे जिसका भी डाउट है, या बताऊं मैं? बोलो बोलो बोलो। बी वाले में सर चार्ज ही नहीं। चार्ज ही नहीं है, कोई नहीं, हम सब बैलेंस कर लेंगे, इतना टेंशन नहीं लेना। देखो डी वाले में क्या करना है, डी वाले में देखो Ti2O3 था, वो किस में गया, TiOH में। और एक NH2OH था जिसमें नाइट्रोजन था मेन, उसी को फोकस करना है, उसमें गया।
टीआई को बैलेंस करो, 2 टीआई बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? नहीं है नहीं ऑक्सीजन सर। बैलेंस, तो इधर H2O करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है 4 और नहीं 4, सर। 2 और 2 4, 4H प्लस 4H प्लस प्लस। 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। हाँ सर। अब नीचे वाला रिएक्शन में देखो, इधर 2 लगाया, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर H2O, वो भी 2H2O क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 4 और 2 6, और इधर ये 4 है, तो मतलब 2H प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस है क्या? देखो, हाँ सर। बस ऐड कर दो, हो गया खत्म। थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ऐड OH माइनस ऐड करना है ना? हाँ, फिर पहले कंप्लीट रिएक्शन को ऐड कर दो, फिर जहां पर H प्लस होता है उतने ही OH माइनस बोथ साइड में ऐड कर दो, फिर जैसा मैंने सिखाया वैसा कर देना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1। सी में भी है, क्या हुआ? सी वाला। सी वाला? सी में तो मैंने लिखा नहीं, बताया नहीं किसी ने, मतलब BD लिखा था। G2 का सी भी डाउट है? अरे इजी है, कर लो, थोड़ा खुद से ट्राई करो। देखो G2 के सी में क्या होगा, सिंपल है। G2 का सी भी, G2 के सी में देखो क्या दिया है हमको, हमको दिया है H2O2 है। H2O2 किस में जा रहा है? O2 में जा रहा है ना। Cl2O7 किस में जा रहा है? ClO2 माइनस में जा रहा है। बैलेंस कर लो, कर सकते हो बैलेंस अब? हाँ सर। ठीक है, ट्राई करो। मैंने अलग अलग रिएक्शन लिख दिया, अब तो बैलेंस हो ही जाना चाहिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन F, सेक्शन F में बोले एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में। जल्दी से बताओ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन F। G2 का सी क्लास में करवाया है शायद, हाँ क्लास में करवाया है, सही बात है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन F में कोई डाउट है? बोलो यार। सर F5 और कोई डाउट? और कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए F5 अच्छा क्वेश्चन है। F5 देखो क्या करना है F5 में। F3 इतनी बाद में कैसे जागा है? क्या तुम, मेरे को लग रहा है बहुत बच्चे ऐसे इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि जो मेरा डाउट है कोई दूसरा पूछ ले तो मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। अरे जो डाउट है फटाफट पूछो। 1 mole NH2 sorry N2H4 loses 10 moles of electron to form new compound Y। N2H4 था, इसने 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कोई कंपाउंड नया Y बनाने में। Assuming that all the nitrogen atom appears in new compound, सारे नाइट्रोजन एटम इसके अंदर है। The oxidation state of Y is, ठीक है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इसमें नाइट्रोजन कैसा है, इसमें नाइट्रोजन किस में है निकालना पड़ेगा पहले हमें, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन इसमें। तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन का 2x मान लो प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब नाइट्रोजन किस में है? -2 में है ना। नाइट्रोजन -2 में, समझ में आई बात? यस सर। तो देखो 2 नाइट्रोजन है टोटल, दो नाइट्रोजन है, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन -2 से अगर +3 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? एक नाइट्रोजन -3 से +3 में गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज एक। किए उसने? 5। 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने, -2 से +3 में जाने में 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन भी -2 में, वो भी +3 में जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये नए कंपाउंड में दोनों नाइट्रोजन +3 में है, टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस 10। तो Y का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3। समझे या नहीं समझे? बोलो।
सर एक और बार बताओगे? देखो हमारे पास होता क्या है कि जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास H2O2 है ना, वो किस में चला गया, मान लीजिए H2O2 पूरा का पूरा O2 में चला गया, है ना। सपोज करो एक नया एग्जांपल लेता हूं, तो H2O2 में ऑक्सीजन किस में है, -1 में है। H2O2 में ऑक्सीजन -1 में होता है, और यस सर। O2 में ऑक्सीजन किस में है, 0 में है, ऐसा ही है। यस सर। तो -1 से 0 में गया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो -1 से 0 में गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा ना वो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन -1 से 0 में गया है और एक और ऑक्सीजन -1 से 0 में गया, 2 ऑक्सीजन थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुआ, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, है ना। ये बात समझ आती है। हाँ हाँ सर। तो ऐसा ही इसमें हुआ है, N2H4 में 2 नाइट्रोजन है, दोनों ही -2 में है और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो सुन ले मेरी बात पहले, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो -2 से एक +3 में गया होगा, दूसरा भी -2 से +3 में गया होगा, तो एक ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने 5, तो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वाई मेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ऐसा कर रहे हैं हम लोग, समझ आ रही है बात। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर वो H2O2 में अपने ऑक्सीजन को -1 कैसे लिया, ऑक्सीजन तो -2 में होता है। मेरे जो प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ाया था वो याद है तेरे को? हाँ सर। प्रायोरिटी में ऊपर कौन आता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का +1 मान ले, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का x मान ले, 2 ऑक्सीजन है, ओवरऑल 0, तो x का वैल्यू निकाल, -1 आएगा। समझा या नहीं समझा? हाँ सर, मैं वो -2 ले रहा था। F3 भी डाउट है, तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर आएगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पूछा है, तो देखो SO3 माइनस में निकाल लो, इजीली निकाल सकते हैं। H2O4 2 माइनस में भी इजीली निकाल सकते हैं। H2O6 2 माइनस में भी इजीली निकाल सकते हैं। क्या तुमसे नहीं निकला के जिसका भी डाउट था? बोलो भाई। अरे जिसका डाउट था उससे नहीं निकला ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का? जिसने डाउट पूछा है बोले जल्दी, अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगा ये क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं निकला। तेरा ही डाउट था क्या? उसका आवाज बहुत कम आ रहा है सर। मुझे तो नहीं आ रहा, जिसका भी आवाज आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ जिसका डाउट था उसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकला क्या? किसी को उसका आवाज आ रहा है तो बताओ मेरे को भाई। सर नहीं निकला। सर उसने नहीं बोला। भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे तो बहुत दिक्कत की बात है। सल्फर का मान लो x है, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल 2 माइनस के इक्वल है, तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो +4 आएगा। ऐसे इसमें बात करते हैं तो 2 सल्फर है, एक का x मान लो, 4 ऑक्सीजन -2 के इक्वल, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, +3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, +3 आएगा क्या? सल्फर 2 है, 2x मान लो, +6 ऑक्सीजन, एक का -2 के इक्वल, x निकालोगे तो ये आएगा +5। यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन जी, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है हमारे पास। G1 फिर G5। और कोई डाउट? मेरा तो नहीं है। बाकी दूसरे लोग हैं, सभी इसमें बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तेरे लिए ही नहीं था। नहीं सर, G5। ठीक है, चलिए फिर। देखो जीवन में क्या है, जीवन भी सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। रिएक्शन में पूछा है कि क्या क्या बैलेंस करने पे इनके कोफिशिएंट क्या होंगे। तो देखो HI था,
वो सिंपली I2 में जा रहा है, उसको लिख दो। एक HNO3 था, तो सिंपली NO में जा रहा है, उसको लिख दो। वो वाटर कहाँ से आया वो तो हम लोग बैलेंसिंग में वाटर अपनी तरफ से लगा ही देंगे, ठीक है। तो X और Y क्या होंगे बैलेंस करने के बाद, वो क्या होगा, बैलेंस कर लेता हूं मैं, है ना। तो देखो इधर सबसे पहले 2 लगाऊंगा, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो इधर लगाऊंगा मैं 2H+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बैलेंस हो गई? यस सर। यस HNO3 भी है साथ में, ठीक है। HNO3 में O बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर एक्स्ट्रा 2H2O लगा देता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 3H+, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो पहली वाली रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई करो 3 से, दूसरी वाली को करो 2 से और ऐड कर दो। ऐड कर देते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा? फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? फर्स्ट वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो मिलेगा 6Hi प्लस इधर नीचे आएगा, देखो H+ तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर 2H+ और इंटू 3 है और यहाँ पर 3H+ इंटू 2 है, तो H+ कैंसिल हो गए। प्लस आएगा 2HNO3 गिव्स 3I2 प्लस 2NO प्लस 6H2। कैसा ही मिलेगा बोलो? 2HNO3 कैसे मिला? ये 2 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ सर समझा। 4H2 आएगा, गलत लिख दिया है अभी, ठीक है। क्या आंसर आ गए X और Y कोफिशिएंट मेरे? बोलो भाई। किसी को कोई डाउट है? यस सर। नो सर। नहीं है। अब देखो G5 में बोला है CN- ऑफ एसिड, तो देखो CN है, ठीक है, और जो NO3- है वो NO में जा रहा है। अब बैलेंस कर दो, सिंपल एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। अच्छा CN- का N भी तो है, उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे लिखे? हमें दोनों रिएक्शन एक साथ ही लिखनी पड़ेगी तभी कुछ कर पाएंगे, ऐसे तो बैलेंस करना मुश्किल, क्या नामुमकिन सा हो जाएगा हमारे। हम दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखते हैं, मतलब कैसा? CN- और NO3 है, दोनों मिल के CO2 और NO में जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो बैलेंस कर लो कार्बन को, कार्बन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर मैंने 2 लगा दिया। वो A B C वो सब नहीं लिखना? अरे वो तो अभी हम अपनी तरफ से लगा देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं लगा दूंगा अभी, रुको तो सही, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर 3 है उधर 4 है, मतलब इधर एक H2O ऐड कर दो, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। यस सर। हाँ सर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 2H+ लगा दिया है। हाइड्रोजन बैलेंस, यस सर। चलिए हाइड्रोजन बैलेंस करके लफड़ा हो गया है हमारा, तो वाटर और ये इधर उधर आ गया है, कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी हमने? अरे यार दिक्कत कर दी ना, करी क्या? नहीं करी। ऑक्सीजन हमने सही बैलेंस नहीं करे यार, ये देखो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस ही था। नहीं 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 था यार, कुछ तो दिक्कत कर रहा हूं मैं। 2NO था, अब इधर हो गए हैं 4, उधर हो गए हैं 3। एक ऑक्सीजन कम है तो इधर देखो, अभी ठीक है, कोई नहीं, अभी देखते हैं, फाइनली देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंच पाते हैं ना। चलिए अब हम लोग क्या करें, चार्ज को बैलेंस करें। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 4 इलेक्ट्रॉन में लगा देता हूँ, है ना। बट यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अब तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन है, दो रिएक्शन को ऐड करना होता है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही नहीं हुए मेरे, तो रिएक्शन बैलेंस हुआ कैसे? हमने मतलब गलत किया है। अब मैं नया तरीका बैलेंस करने का, दूसरा मेथड, जो CN- था वो NO में भी जा रहा है और CO2 में भी जा रहा है, ठीक है। चलिए, और जो मेरा NO3- था वो सिर्फ NO में जा रहा है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगेन बैलेंस करता हूँ। ये चीज हमें कैसे पता चला? क्या हुआ? हमें कैसे पता चला कि CN- NO और CO2?
हमें इससे पता चला कि हमें देखो हमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना होता है। अब कार्बन होता है, कार्बन रिएक्टेंट में है, कार्बन प्रोडक्ट में कहा उसको ढूंढो। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में, नाइट्रोजन प्रोडक्ट में कहा उसको देखो। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो नाइट्रोजन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कहा उसको देखो। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी लोगों को ऐसे ही लिखना होता है कि जो रिएक्टेंट में दे रखा है उसी एटम को प्रोडक्ट तो में भी हमें ऑक्सीजन देखना और वो हाइड्रोजन बाद में मतलब आ है। जाएगा ना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो हम अपने हिसाब से बैलेंस कर ही देते हैं ना, वाटर वाटर लगा के। अच्छा। समझे? चलिए अब वापस बैलेंस करता हूँ। सर NO दोनों में जा रहा है, ये कैसे पता चला? दो में जा रहा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, कार्बन CO2 में जा रहा है, नाइट्रोजन NO में जा रहा है। अब इसमें पता क्या लगाना है? दिख ही रहा है वो तो। नहीं दिख रहा है क्या साहब? दिख तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं, बोलो। अब वो रिएक्शन में दे ही रखा है, उसको देख के ही तो हमने सोचा है। मैंने मन से थोड़ी सोचा है, जो रिएक्शन में दे रखा है वही लिखा है मैंने तो। हाँ सर समझा। ठीक है, अब देखो कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस है पहली रिएक्शन में, हाँ बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 3H2O लगा देता हूं, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 6H+। क्या बैलेंस हो गया? हाँ चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भी लगा देते हैं, चार्ज भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, चार्ज नहीं बैलेंस नहीं हुआ, हाँ हाँ करते रहते हो। हाँ सर हो गया ना। 7 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, अब हुआ है बैलेंस। ठीक है, अब NO3 को बैलेंस करना है। अब देखो NO3 माइनस, नाइट्रोजन बैलेंस है यस, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 2H2O प्लस, यहाँ पर देखो इधर लगाऊंगा मैं क्या, 4H प्लस 4H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। हो गया बैलेंस? बोलो। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, है ना। हम लोग लगा रहे हैं क्या, हम लोग लगा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब हो गया बैलेंस। अब देखो अब हमने क्या करना है, हम इस वाली रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई करें 3 से, इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करें 7 से। ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो रिएक्टेंट साइड में सबको एक साथ लिख देता हूं, 3Cn माइनस प्लस 9H2O प्लस 7NO3 माइनस प्लस 28H प्लस। रिएक्टेंट साइड वाले सारे समझ आ गए तुम्हें? हाँ सर। बोलो। प्रोडक्ट साइड वाले क्या है, 3NO प्लस 3CO2 प्लस 18H प्लस प्लस 7NO। 7 और 3NO को एक साथ ही लिख देता हूं, 7 और 3NO मिलके क्या हो जाएंगे, 10NO प्लस 14H2। अब देखो कटिंग होगी, है ना, कटिंग क्या होगी, 28H प्लस और 18H प्लस होगा तो इधर 10H प्लस बचा, इधर 9H2 और इधर 14H2 तो इधर 5H2 बचा, है ना। अब ओवरऑल फाइनल इक्वेशन क्या है, फाइनल इक्वेशन इज 3Cn माइनस प्लस 7NO3 माइनस प्लस 10H2H प्लस गिव्स 10NO प्लस 3CO2 प्लस 5H2। अब जो उसने पूछा है क्वेश्चन में उसको देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई ए क्या होगा, ए क्या निकला मेरा 3, बी क्या होगा 7, सी क्या होगा 10। आ गया क्या आंसर, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो बस ऐसे बैलेंस करना, इजी था, हो जाएगा। समझ गए? तो फिर सर वो पहले वाले मेथड से क्यों नहीं हो रहा था? पहले वाले मेथड से इसलिए हो रहा था, नहीं हो रहा था क्योंकि हमने एक ही रिएक्शन में सब कुछ लिख दिया था। अब एटलीस्ट हमारे पास 2 रिएक्शन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन भी तो कैंसिल करने हैं, दो रिएक्शन को ऐड करके तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं। ओके सर। मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी मैं क्या करता हूँ मुझे पता नहीं चलता, मैं जैसा मेरे मन में आता है बस मैं वही करता जाता हूँ, है ना। तो मुझे लगा हो जाएगा, फिर मुझे बाद में याद आया एक इलेक्ट्रॉन, अब एक ही रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, उसको कैंसिल करने के लिए 2 रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि 2 रिएक्शन होगी तब इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, तो एटलीस्ट 2 रिएक्शन तो होनी ही चाहिए रेडॉक्स बैलेंस। अब हमें करना है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 11 से 15, 1 से 10, 1 से 15। ठीक है, फिर वो बाद में करे क्या?
क्यों करे बाद में? वो हुआ नहीं है पूरा। क्या हो गया, कौन बोल रहा है? सर केतन। क्यों नहीं हुआ? कितने लोग करके लाए होमवर्क? हैंड रेस करो। मतलब कुछ भी नहीं किया ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो किया होगा। सर्वेश करके लाया है, अच्युत करके लाया है, विष्णु करके लाया है। देखो होमवर्क क्लास में ना 10% बच्चे ही करते हैं, हमेशा का यही मतलब हो रहा है इतिहास। अगली बार करते हैं ना, तो अभी थोड़ा एक तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो चीज मैं डिसाइड करूंगा कि करना क्या है ना। होमवर्क करके लाओ टाइम टू टाइम। ऐसे हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे, डिस्कशन हमारा होगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा तो मैं डिस्कस करके ही जाऊंगा। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलो भाई। 11 12 11 12 और बताओ। चलिए 11 में देखो क्या बोला है। देखो बैलेंसिंग हमने क्लास में भी पढ़ी थी, बट अभी जो मैंने डिस्कशन किया है तो बहुत अलग अलग तरीके से बैलेंसिंग बताई है, तो उससे भी तुम्हें हेल्प मिल रहा होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। When ZNS is boiled with strong nitric acid, ZNS होता है ZNS, नाइट्रिक एसिड क्या होता है पता है किसी को? बोलो। NH3 नहीं, HNO3. The products are zinc nitrate. Zinc nitrate is ZnNO3 whole twice. Sulfuric acid, that is H2SO4, and nitrogen dioxide NO2, है ना। What are the changes oxidation number of this and this? अब देखो मैंने ये सब लिख दिया, आप चेंजेस निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, चेंजेस निकाल लो, निकाल सकते हो या नहीं? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। नहीं सर। हाँ सर। नहीं निकाल सकता? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? द फॉलोइंग इक्वेशंस आर बैलेंस्ड एटम वाइज एंड चार्ज वाइज। अच्छा, एटम वाइज और चार्ज वाइज बैलेंस है ऐसा बोल रहा है। अरे रे रे, ये इतना भयानक कैसे दे दिया। ठीक है चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें देखो क्या है, द फॉलोइंग इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, है ना। अब इक्वेशन क्या है हमारी, ऐसा दिया है Cr2O72 माइनस एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3O2, है ना। अब देखो इसमें एक चीज तुम्हें तुम्हारे दिमाग में रखनी है, ये ना एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है कि जो ये डाइक्रोमेट था इसमें 7 ऑक्सीजन थे, ये सारे के सारे 7 ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गए? इसमें H2O में। हमेशा डाइक्रोमेट के जो 7 ऑक्सीजन होंगे ना वो हमेशा H2O में जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। वो अब 3O2 भी तो है ना। हाँ सुन ले बात सुन ले। जो H2O2 था वो किसमें कन्वर्ट हुआ? 3O2 में, ठीक है। H2O2 किसमें कन्वर्ट हुआ? 3O2 में। पहले इक्वेशन से ये पता चला। दूसरी इक्वेशन को मैं लिखता हूं, दिस प्लस 8H प्लस 5H2O2, this will convert into 2Cr3 plus 9H2O plus 4O2। तो अब देख इसका जो 7 ऑक्सीजन होगा वो 7H2O में जाएगा, तो अब इसका जो रिमेनिंग H2O वो कितना है? 2H2O रिमेनिंग है, बोलो ऐसा ही है क्या? हाँ सर। तो अब जो मेरा H2O2 है ना वो किस में जा रहा है? एक तो इस 2H2O में जा रहा है और एक ये 4O2 में जा रहा है, कितना? 5H2O2। सेकेंड रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। ऐसे अगर हम लोग थर्ड रिएक्शन में देखें तो थर्ड रिएक्शन में होगा ऐसा, थर्ड रिएक्शन को देख लो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थर्ड रिएक्शन में ऐसा होगा 7H2O2 4H2O और 5O2 में जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा।
अब इसमें हमने क्वेश्चन में पूछा है H2O2 द प्रिसाइज इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O2 का। तो देखो पहली वाली रिएक्शन में देखो H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, यहाँ पर ऑक्सीजन 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो, बोलो। हाँ सेकंड वाली में देखो H2O2 में -1 में, ये -2 में भी जा रहा है, 0 में भी जा रहा है, ऐसे ही इसमें -1 में, H2 में -2 में भी जा रहा है, 0 में भी जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ओनली ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो ओनली ऑक्सीडेशन फर्स्ट में हो रहा है, तो मेरा ये आंसर आएगा। क्लियर है, बोलो। बताओ यार। हाँ सर, हाँ सर। चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, ये हमारा हो सर। गया 11 और 12 डाउट था, ठीक है। हाँ बोलो। सर 15 भी करो ना सर, मतलब किया मैंने लेकिन उसका एडिशन 21 आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ ये तो वाला गलत किया है फिर क्वेश्चन तुमने, नहीं ये सर वाला फिर देखो से ना। समझाए। हाँ देख लूंगा, मैं देखूंगा, इस सबको देखूंगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने इस पे बहुत स्टार मार्क किया है। हम लोग ये 12th क्लास में इस रिएक्शन को पढ़ते हैं डी ब्लॉक के अंदर, कि हमारे पास डाइक्रोमेट में जो 7 ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हमेशा 7H2O में ही जाएंगे, तो यहाँ से जो 7 ऑक्सीजन है H2O के, वो तो H2O2 किसमें गया है, सिर्फ इस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है, तो H2O2 सिर्फ इस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है। सेकंड रिएक्शन में क्या था, डाइक्रोमेट के 7 ऑक्सीजन थे, तो ये तो 7H2 में चले गए, अब बचा हुआ 2H2O और बचा ना, तो ये कहां से आया होगा, ये H2O2 से, मतलब H2O2 5H2O2 2H2O और 4O2 में कन्वर्ट हुआ है। देखो ना 5H2O2 में 10 ऑक्सीजन है, वो 2 ऑक्सीजन या 8 ऑक्सीजन या इन दोनों में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे ही 7H2O2 में देखो थर्ड रिएक्शन में टोटल 11H2O लिखे हैं, उसमें से 7H2O तो Cr2O7 से आए होंगे, और 4 यहाँ गए और 5 यहाँ आ गए, तो ये दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, बट फर्स्ट वाले में ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझे या नहीं समझे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोला है, बैलेंस द इक्वेशन। अरे यार सिंपल है, देखो क्या हो रहा है, पोटेशियम है ना, पहला तो KMnO4 है, अब देखो KMnO4 कहाँ कहाँ जा रहा है इसमें ना, इसको आयनिक फॉर्म में डिसॉल्व ब्रेक कर लो तो बैलेंस होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं बैलेंस, मतलब बहुत लफड़ा होगा बैलेंस करने में। लफड़ा कैसे होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ऐसे होगा लफड़ा। सर 253 2581 ऐसे करके बैलेंस किया था। अब मुझे याद थोड़ी यार क्या होगा, अब जैसे KMnO4 क्या होता है, वो K+ और MnO4- में ब्रेक हो जाता है, H2O2 तो किसी में ब्रेक होगा नहीं, H2SO4 जो लिखा है ना वहां पर H2SO4, इसको भूल जाओ, इसको तो मानो ये क्या है, एसिडिक मीडियम है, इसको मैं बाद में चिपका दूंगा एसिड के अंदर, कैसे चिपकाऊंगा वो मुझे पता है। H2SO4 को एसिडिक मीडियम में मान लो, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि MnO4- है ना, वो किसमें जा रहा है, Mn2+ में। पोटेशियम तो एज इट इज है, पोटेशियम तो क्या है K+ है, वो K2SO4 में जाएगा, उसको मैं चिपका दूंगा बाद में, वो मेरे ऊपर है। और H2O2 है, वो किसमें जा रहा है, वो O2 में जा रहा है, वो H2O कहां से आया वो बैलेंसिंग में मैं लिख दूंगा। तो ये दो रिएक्शन है हमारे पास ओवरऑल, फर्स्ट और सेकंड, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने। करूं मैं बैलेंस इसको, बोलो। अब देखो कैसे करना है बैलेंस, बैलेंस करने का मेरा तरीका देखना, बहुत अलग तरीका होने वाला है इस बार। MnO4- था, वो किस में गया, Mn2+ में। Mn बैलेंस है क्या, हाँ Mn बैलेंस है, यस। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर लगाया 4H2O, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 8H+, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर लगाया 5 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस हो गया सब कुछ, बोलो। हाँ। चलिए अब देखो दूसरा रिएक्शन भी मैंने बैलेंस कर दिया, H2O2 था, O2 में गया, 2H+ लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, खत्म। चलिए अब इस रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको करो 5 से और ऐड कर दो, फिर इसके बाद असली कहानी शुरू होने वाली है। देखो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5H2O2 gives 2Mn2 plus 8H2O plus 5O2 plus 10H plus, बस इतना, ऐसा ही मिलेगा। बोलो सही लिखा सर है? लेकिन हाँ क्या हुआ? इसमें तो आयोनिक इक्वेशन या फिर कोई एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो समझेगा कैसे ऐसे हम करना? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब कभी भी कोई एसिड दिया है, जैसे H2SO4 एसिड होता है, HCl एसिड होता है, तो हमें यही मानना है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। अभी देखते जाओ तुम, देखो मैं कैसे करता हूँ बैलेंस। ये 8 10H प्लस था, ये 16H प्लस को कैंसिल किया, इधर बचा 6H प्लस। अब देखो ये H प्लस जो है ये कहां से आया होगा? ये H प्लस 16H, ये 6H प्लस हमारा बचा ना फाइनली, ये 6H प्लस जो मेरा बचा फाइनली, ये कहां से आया होगा? एसिड कहां था हमारे पास रिएक्टेंट में? कौन सा एसिड था? H2SO4। अब देखो ध्यान से देखो, ये 2MnO KMnO4 माइनस को तो मैं 2MnO4 माइनस को तो मैं लिख देता हूँ 2KMnO4, क्योंकि मैंने पहले KMnO4 को MnO4 माइनस लिखा था, प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस देने हैं तो H2SO4 कितने लेने पड़ेंगे? 3H2SO4, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात, ये Mn2 प्लस कहां से लिया था मैंने प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में Mn2 प्लस कहां से आया था? MnSO4। 2 था तो 2 MnSO4 लगा दो, प्लस 8H2 एज इट इज लिख दो, प्लस 5O2 एज इट इज लिख दो। अब सबसे लास्ट में देखो एक K2SO4 भी है जो मैंने बैलेंस नहीं किया, दिख रहा है क्वेश्चन में? देखो अब K2 कितना लिखूं, कितने K2SO4 लिखूं? इधर देखो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम कितने हैं? 2। तो सिर्फ एक ही K2SO4 लगाऊंगा। हाँ सर। अब देख मेरी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, जल्दी से देख के बता। होगा ही नहीं सर। इन सबको ऐड कर, 2 + 5 7 3 10 12 20 25 26 आ गया आंसर? हाँ लेकिन सर अगर हम सिंपल वाले इससे बैलेंस कर रहे थे ना, तो ये अरे 8 तो और जो देखो 5 है ना उससे कम पे भी बैलेंस हो इतना रहा था। आसान, इतना आसान नहीं है बैलेंसिंग। मुझे पता है श्योरली तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। बैलेंसिंग इतना आसान नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। तूने पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। वन टू 10। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्या दिक्कत है इसमें, मतलब एग्जैक्टली क्या डाउट था जो तुम्हें समझ नहीं आया? मतलब ये चीज देखो, इसमें मैंने थोड़ा ट्रिकी मेथड से बैलेंस किया है। ट्रिकी मेथड क्यों यूज किया? क्योंकि देखो एक तो H2SO4 गिवन था रिएक्टेंट साइड में, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग। एक तो रिएक्टेंट साइड में H2SO4 था, कभी भी ऐसा रिएक्शन बैलेंस करना पड़े और रिएक्टेंट साइड में कुछ एसिड दिखे तुम्हें, लाइक HCl H2SO4, वो अब वो एसिड ऐसा होना चाहिए जो ना ही ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ही रिड्यूस हो रहा है, इसको भी सोचना है। अब H2SO4 में देखो सल्फर हमेशा सल्फेट की फॉर्म में ही है, और वो प्रोडक्ट में भी सल्फेट फॉर्म में है, चाहे वो MnSO4 में भी है तो भी सल्फेट है, चाहे वो K2SO4 में है तो भी सल्फेट है। सल्फेट का मतलब समझते हो ना, दिस इज सल्फेट। तो हमारा एसिड है ना वो हमेशा ना ही ऑक्सीडाइज हुआ है ना ही एसिड रिड्यूस हुआ है, मतलब एसिड एसिड की फॉर्म में ही है। तो हमने उसको क्या बोला, हमने उसको लिया ही नहीं, ठीक है, हमने उसको लिया ही नहीं, हमने सोचा इसको बाद में एसिड बना दूंगा, ठीक है। अब देखो KMnO4 में पोटेशियम को लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पोटेशियम को ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस नहीं हो रहा था। अगर हम लोग पोटेशियम को यहाँ पर ले लेते, अगर हम लोग पोटेशियम को ले लेते तो हमको हमारी इक्वेशन में MnSO4 भी लिखना पड़ता और K2SO4 भी लिखना पड़ता। अगर पोटेशियम में ले लेता तो पोटेशियम को भी साथ में बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए मैंने लिया नहीं।
ये मैं डायरेक्ट बाद में ऐड कर दूंगा। मैंने सिर्फ MnO4 माइनस ही लिया क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चेंज हो रहा था, इसलिए पोटेशियम को नहीं लिया क्योंकि फालतू उसको ऐड करना पड़ता है इसलिए। H2SO4 है नहीं और H2O2 किस में जा रहा है, O2 में, बस सिंपल, फिर बैलेंस कर दिया और लास्ट में जिन जिन को हटाया तो उनको ऐड कर दिया आयन की फॉर्म में। समझे? समझे क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। चलिए अब देखो, थोड़ा इतना तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे मैं इजीली बैलेंस कर सकता हूं, इतना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। बहुत आसान बैलेंसिंग ऐसी नहीं होगी, बहुत स्पून फीडिंग टाइप नहीं कर सकता मैं कि बिल्कुल सब कुछ मैं बता दूं, थोड़ा तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बताएं। 1 और 2 सर। 1 में आंसर 5 दिया है लेकिन आंसर, अरे जो डाउट है वो बता दे, आंसर क्या है, जो तेरा आ रहा है वो रॉन्ग है, जो आंसर दिया है पीछे 100 मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर पीछे सही देता है ना, कभी कभी गलत हो सकता है। 1 आ गया, 2 आ गया, और देखो मेरे अकॉर्डिंग है ना, इसमें तुम्हें डाउट आने चाहिए 4-5 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं तुम कितने पूछते हो। 1 2 और बोलो। अरे बोलो भाई, 1 और 2 ही डाउट है, अगर सिर्फ 1 और 2 ही डाउट आए तो तुमने क्वेश्चन किए ही नहीं। सर तो नेक्स्ट टाइम करते हैं। कौन बोल रहा है नेक्स्ट टाइम करते हैं? वही लड़का है क्या जो शुरू से यही बोला था? यार होमवर्क करके लेके आया करो। मैंने देखो लास्ट क्लास में भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था बच्चे करके लाते नहीं। मैं तुम्हें इतना टाइम दे रहा हूँ, तुम कहाँ क्या ऐसा सर कर रहे मैंने हो कि जब होमवर्क नहीं करते एक्सरसाइज हो? 2 का पार्ट 2 ही नहीं किया था। मतलब देखो क्लास में होमवर्क वैसे भी 2-4 लोग ही गिनती है करके लेके आते हैं ना, मुझे ऐसा लगने लग गया है क्योंकि डाउट पूछते हैं तो मुझे शक्ल तो तुम्हारी किसी की पता नहीं है बट आवाज तो आती है ना कानों में, 2-4 आवाजें हैं बस वही सुनाई देती है कि जो डाउट पूछते हैं ना। बाकी लोग क्या पता करते भी हो तो डाउट पूछने में उनको शर्म आती हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि सभी कुछ हो जाता हो उनसे। देखो डाउट थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो स्पेशली इस चीज को मान के चलो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा फिर, अब तुम करके तो लाए नहीं हो। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था मैंने? मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया था। यस सर। यस सर। चलिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको भी बता देते हैं। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा मतलब एक्स ही है बट थोड़ा उसको बेंट कर दिया इस तरह से। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कंटेनर है एक, है ना, एक कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन फिल है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ लिया था, उसके आगे वाली अब हम लोग ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कोई सॉल्यूशन फिल है ना, इसमें हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसा बोल सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। हम मान लेते हैं लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, वो स्मॉल एन है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो मैं मान लेता हूं वो कैपिटल एन है ना। सॉल्वेंट के मोल स्मॉल एन, सॉल्वेंट के मोल कैपिटल एन, सॉरी सॉल्यूट के मोल स्मॉल एन, सॉल्वेंट के मोल कैपिटल एन। तो हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, चाहे गैस में भी निकालना हो तो भी ऐसे ही निकालेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है स्मॉल एन, ठीक, और टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स आएंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में निकालूं तो वो क्या आता है, वो आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमेशा मोल फ्रैक्शन निकालने का यही टेक्निक है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स।
जैसे सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब कैपिटल N अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐड कर दूं इन दोनों को तो क्या होगा? वन बोलो, 1 वन होगा। वन ठीक है, तो ये आएगा 1। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मैं ना एग्जांपल लेके समझाता हूँ ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर में ड्रॉ कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है मोल फ्रैक्शन सिर्फ सॉल्यूट वगैरह इनके लिए डिफाइन हो, गैसेस मिक्सचर के लिए भी डिफाइन हो सकता है ना। ये मान लीजिए इसमें ना गैस का मिक्सचर फिल किया मैंने, मैं तुम्हें एक बार फील देना चाह रहा हूँ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है ये ना, बहुत सारी गैसेस है इसमें। मान लो इसमें एक गैस है ए गैस, एक है बी गैस, एक है सी गैस, एक है डी गैस, 4 गैस है। सभी गैसेस के मोल्स इसमें अलग अलग फिल है। मान लीजिए ए गैस का मोल है 1, बी गैस का मोल है 3, सी गैस का मोल है 4, ठीक है, और डी गैस का मोल है 2। ऐसे अलग अलग इनके मोल्स गिवन है। ए गैस का मोल्स 1 मोल, बी का 3 मोल्स, सी का 4 मोल्स और डी का 2 मोल्स। अब मैंने पूछा इनके मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। अगर इनके मोल फ्रैक्शन हम लोग काउंट करें तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ए के मोल्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, 1 + 3 + 4 + 2, कितना आएगा? 0.1। ऐसे ही बी के मोल्स निकालूं तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल मतलब 0.3, सी के मोल निकालू तो सी के मोल अपॉन टोटल मोल मतलब 0.4, डी के मोल निकालू तो डी के मोल अपॉन टोटल मोल मतलब 0.2। समझ आती है बात? कभी सर। भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स हम लोग करते हैं। अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन का अगर सम किया जाए तो क्या आएगा? 1 1। तो हमेशा किसी भी मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स है, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आता है? 1। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ। सर मैं एक बार रिजन फर्स्ट कर रहा पॉइंट हूँ। इज, कौन है? सर केतन। कर ले भाई। मोल फ्रैक्शन इज अ प्योर नंबर, पहली चीज। सो इट इज यूनिटलेस। देखो ये यूनिटलेस तो होगा ही क्योंकि 2 मोल का ये रेशियो है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो ये यूनिटलेस होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा तो टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड चीज हम लोग बोलते हैं जो सभी को पता हो सकती है, मतलब सेंस, कॉमन सेंस वाली बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज in a solution is ऐसा लिखता है is always less than 1। क्या ये जो मैंने लिखा है लास्ट वाला पॉइंट है तुम्हें समझ आता है? यस सर। बोलो। इक्वल भी नहीं होगा सर। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 लोग तो होंगे ही होंगे। अब 2 लोग होंगे तो ऐसा तो नहीं है ना एक का मोल 0 हो गया है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग। बोलो। हाँ मतलब एक ही हो गया ना।
वो तो एक ही हो जाएगा, फिर वो सॉल्यूशन थोड़ी रहेगा। अगर सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली उसमें सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा, मतलब सॉल्वेंट के भी कुछ मोल्स होंगे और सॉल्यूट के भी कुछ ना कुछ मोल तो होंगे। तो किसी ना किसी का, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 हो सकता है, तो दोनों को 1 से छोटा ही होना पड़ेगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। बोलो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम NaOH is dissolved in 36 gram of water. Calculate what? Mole fraction of NaOH and mole fraction of H2. इन दोनों को कैलकुलेट करना है, करिए। सर पॉइंट में निकालना है, फ्रैक्शन में रखा तो चलेगा? जिसमें तुम्हारी मर्जी है वैसे निकाल दो। हो गया क्या? हाँ सर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या करना है, देखो हमें मोल निकालने हैं। सबसे पहले तो निकाले मोल्स ऑफ NaOH। वो क्या आएगा, उसका ग्राम में वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आएगा 0.5। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ वाटर निकालने, तो कितना आएगा, ग्राम में वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना आएगा 2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मतलब 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 2। सॉल्व करो तो क्या आएगा, 0.2। अब मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है दो तरीके हैं, तो डायरेक्ट निकाल दो या फिर 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, बोलो। हाँ सर। क्या होगा, किसी को डाउट है? नो सर। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग इज परसेंटेज कैलकुलेशन। मतलब हमने वो 3 लिखे थे ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या मतलब होता है उनका, बड़ा ही सिंपल मतलब है। देखो फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है और वैसे भी हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। परसेंटेज वेट बाय वेट, पहली चीज तो परसेंटेज है, ऊपर भी किसी का वेट है नीचे भी किसी का वेट है, तभी तो वेट बाय वेट लिखा है। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर भी वेट है किसी का तो ऊपर तो सॉल्यूट का वेट होगा, नीचे भी किसी का वेट है क्योंकि वेट अपॉन वेट है, तो नीचे किसका वेट होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। पहली चीज, मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, इन ग्राम्स। अब परसेंटेज है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 100। समझ गए? यस सर। एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है परसेंटेज वेट बाय वेट का एक और मीनिंग होता है, वो भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम of solution।
क्या फॉर्मूले से हम लोग ये मतलब निकाल सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन? बोलो, या नहीं निकाल सकते? ये ग्रीन कलर में जो मैंने बात लिखी समझ आती है तुम्हें? यस सर। हाँ सर। चलिए, अब परसेंटेज V बाय वी मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऊपर भी किसी का वॉल्यूम होगा, नीचे भी किसी का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम किसका होगा? तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें? इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा? इन ml। अब परसेंटेज इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो चीज ऊपर वाले के लिए ग्रीन कलर में लिखी थी, इसी को अगर इसमें लिखना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? Volume of solute present in 100 gram. present in 100 ml of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ आती है ये बात? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ऐसे ही थर्ड है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम। क्या है? ऊपर किसी का वेट है डिवाइडेड बाय नीचे किसी का वॉल्यूम है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऊपर तो वेट, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे किसी का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मास है तो किसमें होगा? ग्राम में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो किसमें होगा? ml में। और 100% परसेंटेज इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को क्या है ये? बताओ। Mass of solute present in 100 ml of solute. मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक टर्म और होती है हमारे पास, उसको भी मैं बता देता हूँ फोर्थ करके, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, है ना? वो क्या होता है? एक कभी कभी क्वेश्चन में हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ भी गिवन होता है ना? उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक सेकेंड रुके। एक सेकेंड रुके। ठीक है, मैं क्या बता रहा था? परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो देखो ये क्या होता है, ये भी सिंपल है, ये है ना एक तरह से क्या है हमारा, यही है ये। इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअल में ये क्या है? बोलो परसेंटेज क्या है वेट बाय मतलब? वेट। दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो हम बोलेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट। अलग से कभी कभी परसेंटेज स्ट्रेंथ करके भी लिख दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, एक चीज और होती है हमारे पास, सर ppm। वेट बाय मैंने वॉल्यूम या वेट बाय वेट? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसा लिखेंगे देखो,
100 ग्राम नहीं, इधर ml ही आना चाहिए। मैंने वो वेट बाय वॉल्यूम तो सही लिखा है, यहाँ पर ml आएगा। ठीक है, अब सही है, बोलो। यस सर। अच्छा, एक कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होती है ppmb, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में कितना है। तो इसके देखो फॉर्मूले बहुत तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जो मास ऑफ सॉल्यूट है ये भी mg में होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन है ये भी mg में होना चाहिए, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये mg का मतलब क्या है यहाँ, मिलीग्राम। मिलीग्राम, है ना। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट करूँ ना तो क्या आएगा, 10⁻⁶। ठीक है, हाँ। या फिर इसका एक और भी तरीका होता है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम ना, मिलीग्राम में होना चाहिए, जैसे वहां पर ग्राम्स में था, यहाँ पर मिलीग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर इसका एक और डेफिनेशन लिखा हो सकता है क्या, कि मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 केजी सॉल्यूशन में कितना मास है, किसका, सॉल्यूट का, मिलीग्राम्स में, वो भी ppm होता है या फिर कभी कभी लीटर में भी चलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ppm। क्या तुमने pbb का नाम सुना है, पार्ट्स पर बिलियन, ppb? क्या मैंने बताया था इसके बारे में? नहीं सर। चलिए ये भी बता देता हूं, pbb जैसे ppm था पार्ट्स पर मिलियन, वैसे ही ppb है पार्ट्स पर मिलियन। सिंपल है ये भी। हमने क्या करना है, जैसे ppm क्या लिखा था ऐसा, वैसे इसको लिखते हैं हम लोग मास ऑफ, या फिर ऐसा मास वास करके नहीं बताता, फॉर्मूला से क्या मतलब है, हम तो डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोग्राम का मतलब पता है, माइक्रोग्राम जैसे मिलीग्राम होता है वैसे ही माइक्रोग्राम होता है। नहीं सर। मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 10। नहीं, ऐसा हम लोग बोलते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसा बोलते हैं, बोलो। हाँ सर। और 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स, 10। अरे 1000 मिलीग्राम, 10 क्यों होगा, 10 होगा या 1000 होगा, 1000। बोलो। हाँ सर। 1000 ही होगा ना। हाँ सर। चलिए ऐसे ही मैं बोलता हूं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब उसको जैसे मिलीग्राम को mg लिखते हैं ना, माइक्रोग्राम को μg लिखते हैं। तो देखो यहां से ऐसा बोल सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ माइक्रोग्राम। समझ आ गया माइक्रोग्राम का मतलब, कि हाँ सर। केजी के 1000 पीस कर देंगे तो ग्राम बनेगा, ग्राम के 1000 पीस कर देंगे तो मिलीग्राम बनेगा, मिलीग्राम के 1000 पीस करेंगे तो माइक्रोग्राम बनेगा। अब व्हाट इज पीपीबी, उसको बात करते हैं। पीपीबी क्या होता है, तो हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम, है ना, प्रेजेंट इन 1 kg और 1 लीटर, दोनों ही चलेगा, 1 kg और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
अगर 1 kg में कितना मिलीग्राम है वो तो ppm होता है, और 1 kg में कितना माइक्रोग्राम है वो ppb होता है। क्लियर है इतना? बोलो। चलिए लास्ट पॉइंट आज के क्लास का नोट डाल के बता देता हूं, नोट डाल के पॉइंट्स लिखवा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इफ एनीथिंग नॉट specified generally means percentage weight by weight। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? if anything not specified generally means percentage weight by weight। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो वेट बाय वेट करेंगे। मतलब क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया है, ये नहीं बताया कि परसेंटेज वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, कौन सा परसेंटेज है, बस परसेंटेज दे दिया है। तो क्या मानेंगे हम लोग? वेट बाय वेट। ठीक है, फिर बोलते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इफ एनीथिंग इज नॉट स्पेसिफाइड then percentage weight by volume is usually taken। देखो अगर सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो सॉल्यूशन में वेट बाय वेट लेंगे, बट किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात कर दी कि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, HCl का, HNO3 का, इन सब का एसिड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, बोलो। हाँ सर। चलिए तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और होमवर्क कुछ नहीं है, जितना होमवर्क पेंडिंग है उसको पहले करके लाओ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है सर सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। सेकंड पॉइंट में देखो क्या है, मैंने बोला है कि हमारे को या तो देखो कोई सॉल्यूशन गिवन होगा कि NaOH का सॉल्यूशन है या फिर किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, बट अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का परसेंटेज दे रखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं और नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए वेट बाय वेट लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसा दिया है कि वी हैव 10% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एक में मेरे को दिया है कि वी हैव 20% NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें लेंगे वेट बाय वॉल्यूम, इसमें लेंगे वेट बाय वेट। ठीक है, हाँ बोलो। सर समझा। चलिए ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।